जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने कल लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, उससे फिर हमने फंक्शन बनाया और फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस किया, यानी कि हमने फर्स्ट ईयर के फंक्शन को डिस्कस किया। टॉपिक करवाने का मकसद क्या था कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। फंक्शन के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, हम फंक्शन फंक्शन बोलते रहते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होता व्हाट इज फंक्शन। तो आज सेकंड ईयर में भी फंक्शन नहीं है, तो स्टूडेंट कहते हैं वो डेफिनेशन जो फर्स्ट ईयर में है वो सही है कि जो सेकंड ईयर में है वो सही है, और अगर उन दोनों डिफरेंट है तो दोनों में डिफरेंस क्यों है। जो फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन है वो प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है फंक्शन की, यानी कि वो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना फंक्शन की डेफिनेशन है। ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है तो ये भी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये बेसिकली दो सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, वो भी रिलेशनशिप बताती है, लेकिन यहाँ हम दो वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके उनके एक दूसरे पर इम्पैक्ट को चेक करते हैं, उनके रिलेशनशिप को चेक करते हैं। दो वेरिएबल्स वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी। वहाँ यहाँ हम जो सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे, जो बेसिकली आपका टॉपिक है, इसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान, स्पेसिफिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि सेकंड ईयर में फंक्शन क्या बताता है, हमने कहना रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये बात आपने क्लियर कर दी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर को इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। यहाँ हम जोड़ते हैं एक वेरिएबल, मसलन ये एक वेरिएबल यहाँ से उठाते हैं एक सेट से मसलन हमारे पास दो वेरिएबल है, एक इस सेट से उठाया और एक इस सेट से उठाया, सॉरी हमने एक वेरिएबल इस सेट से उठाया, उसे इक्वेशन में पुट किया तो एक जवाब आया, उस जवाब को ना हमने दूसरे सेट में रख दिया, ये दोनों लिंक हो गए, इसे कहते हैं मैपिंग। फिर इससे सेट से एक एलिमेंट उठाया, उसे इक्वेशन में पुट किया तो एक जवाब आया, उसे दूसरे सेट में रख दिया, ये भी दोनों जुड़ गए, इसे कहते हैं मैपिंग। तो फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है क्या। तो फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है क्या बताने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया। फंक्शन होता क्या, कहता है फंक्शन इज अ रूल, ये एक असूल है और करस्पॉन्डिंग एक जाब्ता है, एक तरीकाकार है, दैट असाइन हम लेते हैं यूनिक एलिमेंट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक जगह में लिखी हुई है इसलिए मैंने जोड़ी थी, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया यूनिक एलिमेंट, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, ये हमारे पास x1 x2 x3, ये इनको हम कहते हैं डोमेन, ये हमारे पास डोमेन। अब आपने इसको पकड़ा, मसलन आपने कोई यूनिक कहते हैं जिस जैसा और कोई इस सेट में ना हो। मसलन अगर 1 है ना तो 1 जैसा और कोई ना हो, 2 है तो 2 जैसा और कोई ना हो, 3 है तो 3 जैसा और कोई ना हो। आप सब लोग यूनिक हैं, क्यों? क्योंकि आप जैसा और कोई दुनिया में नहीं है, तो आप सब लोग यूनिक हैं। यूनिक जैसे हैं कहते हैं जिस जैसा और कोई ना हो। तो यूनिक से मुराद ये होता है कि उस जैसा एलिमेंट और कोई उस सेट में मौजूद ना हो। तो आपने यूनिक एलिमेंट लेना है। देखिए मैं साथ से पढ़ता जाऊंगा। फंक्शन एक रूल है, कहता है एक असूल के तहत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, इनके दरमियान जाब्ता कायम करेंगे, जोड़ेंगे दैट असाइन। आपने लिया, जब असाइन का वर्ड मैं बोलता हूं मेरे दिल में आ जाता है, ये मैंने पकड़ लिया यूनिक एलिमेंट। यूनिक क्यों है? क्योंकि जैसा और कोई नहीं है। अब ये देखिए मैंने एलिमेंट पकड़ा हुआ x1, कहां से? सेट x से, सेट से लिया है ना, तो आप इसको अब दुनिया की किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, जो भी आपको फंक्शन या इक्वेशन गिवन होगी, तो आप उसे जब पुट करोगे गिव अ यूनिक एलिमेंट, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो उस सेट में यूनिक होगा, यानी कि उस जैसा और कोई नंबर उस सेट में मौजूद नहीं होगा। तो आप यूनिक एलिमेंट उठाएंगे सेट x में से, उसे दुनिया की किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास यूनिक एलिमेंट यानी कि यूनिक आंसर आते रहेंगे। यूनिक से मुराद और कोई उन जैसा उस सेट में नहीं होगा, तो उसका जो सेट बनेगा उसे क्या बोलेंगे? y। और ये है इनके दरमियान जाब्ता, करस्पॉन्डेंस, लिंकेज, मैपिंग। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? फंक्शन का। अब वो जो जवाब आते हैं उन्हें हम y कहते हैं और उन्हें हम रेंज कहते हैं। ये है बेसिकली बात। तो क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं। कहता है फंक्शन क्या है? एक रूल है, एक तरीका है, और करस्पॉन्डेंस एक जाब्ता है, यानी कि मैपिंग है, जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, मुताबिकत कायम की जाती है दो चीजों के दरमियान। जैसे हाइट और वेट में मुताबिकत है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वेट भी बढ़ता है, एक लिंकेज है, तो इसे कहते हैं फंक्शन। तो दैट असाइन मैंने लिया यूनिक एलिमेंट, ले लिया यूनिक क्यों? इस जैसा और कोई सेट में। कहां से? सेट x में से। तो मैंने इसे दुनिया की किसी भी क्वेश्चन या फंक्शन में पुट किया, तो क्या मिला मुझे? यूनिक एलिमेंट मिला। यूनिक क्यों? क्योंकि उस जैसा और कोई सेट में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो आंसर बार बार नहीं आएगा कि आपने 2 पुट किया फिर भी 7 आया, -2 पुट किया फिर भी 7 आया, ऐसा नहीं होगा।
तो यूनिक आंसर आएगा, यानी कि एक आंसर एक बार आएगा और वो दोबारा नहीं आएगा उस सेट में, तो उस यूनिक आंसर कहते हैं। और उसका क्या नाम है? y, और वो किस सेट में होता है? कैपिटल Y में, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जो आप वैल्यू पुट करते हो, जो सेट x में वैल्यूज होती हैं, मैंने क्या बोला? द एलिमेंट्स ऑफ सेट x, जो सेट x में एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो सेट y में एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेंज। जो पुट करते हो वो डोमेन होती है, जो जवाब आते हैं वो रेंज होती है। अभी आप जो आजकल कर रहे हैं, जो हम दुनिया में कर रहे हैं, ये डोमेन है, हम बोल रहे हैं। जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे और जो काटेंगे वो हमारी रेंज होगी। तो बात बेटा बड़ी सिंपल सी है। इसे सिंबॉलिकली यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? कई स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म्स पढ़नी नहीं आती, हम इंशाल्लाह इस पे ग्रिप लाएंगे। तो y = f of x से क्या मुराद है? ये f से मुराद है, स्टूडेंट समझते हैं f से मुराद यहाँ कोई रकम होगी, ऐसा नहीं होता। ये f ये बताता है कि इन दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, ये कोई बात करते हैं, कहते हैं यार इन दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक है, इन चीजों में ना, जैसे हाइट और वेट है, इनमें कोई ताल्लुक है। तो इन ताल्लुक को क्या बताते हैं? फंक्शन। ये फंक्शन बताता है बेसिकली कि इनमें ताल्लुक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो पहला सेट होता है ना एरो से, ये हमेशा डोमेन होती है, याद रखना। बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और जो एरो के बाद होता है ना उसे हमेशा रेंज करते हैं। और ये x और y मिलकर एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। इसको मैंने आपको एक पेज दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे, इसे डोमेन भी कहते हैं, प्री इमेज भी कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसे इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, माजूद के साथ इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। मैं तो एक दो बात ही लिखूंगा। और इसे डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। इसे प्री इमेज कहते हैं, उसे इमेज कहते हैं। तो बेटा बात ये है कि इस तरह बहुत सारे नाम है ये, ठीक है। ये हमारी डोमेन है, ये प्री इमेज और इमेज बहुत ज्यादा पेपर में यूज होता है, पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है, ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा इन चीजों। तो जो भी एरो से पहले होता है वो डोमेन होता है, और जो एरो के बाद होता है वो रेंज होता है। अब इसमें एक दो बातें मैंने नोट के तौर पर लिखी, कहता वी डील विद द रियल वैल्यू फंक्शन। हम हमेशा रियल नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। रियल नंबर के सेट को आपको जुनेद साहब ने डिटेल से इंशाल्लाह क्लियर किया होगा। तो उसमें हमें क्या करना है? हमें सिर्फ रियल वैल्यू फंक्शन करना है। रियल नंबर क्या होते हैं? जैसे कहते हैं ना, नबी गलतियों से पाक होता है, रियल नंबर अयोटा से पाक होता है, जिसमें अयोटा ना हो वो रियल होता है। अच्छा, इफ डिस्टिंक्ट का माना भी क्लियर होना चाहिए, मुख्तलिफ, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, हर लफ्ज का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कहते हैं इफ डिस्टिंक्ट, आपने मुख्तलिफ एलिमेंट लिए, यानी कि ये एक है, ये एक है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, मुख्तलिफ है, यूनिक है, तो आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने, उनको आप पुट करते गए और कहता है आपको सेम ही जवाब मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप 2 पुट करते हैं 7 आंसर आ जाता है, आप 3 पुट करते हैं फिर 7 आंसर आ जाता है। यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज लगाई, 2 और 3 डिस्टिंक्ट है ना, लेकिन आंसर क्या मिल गया? सेम। वो फंक्शन नहीं होता। यानी कि अभी तो देखिए, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ y, यानी कि आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, मुख्तलिफ एलिमेंट लिए, आंसर सेम मिलता गया, तो फंक्शन नहीं होता। एन एलिमेंट इन x डज नॉट हैव एन इमेज, कहते हैं डज नॉट हैव एन, इसको मैं क्लियर करता हूं, हैव एन इमेज को। आपको कहते हैं कि आपने कोई वैल्यू पुट की और आपको जवाब ही कोई नहीं मिला, आपने कोई लगा दी वैल्यू और आपसे किसी ने पूछा कि उसका क्या जवाब आया, आपने कहा कुछ भी नहीं, तो ऐसा फंक्शन, उस इक्वेशन को फंक्शन नहीं कहते। तो बात ये है, कहते हैं एन एलिमेंट इन x, आपने सेट x में से कोई एक एलिमेंट लिया ना, कोई भी ले ले, x1 x2, ठीक है ना, जनरल बात कर रहे हैं, तो आप सेट x में से कोई वैल्यू ले लें, उसे आपने क्या किया? किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको जो जवाब ही नहीं मिला, इमेज का मतलब क्या होता है? आंसर। आपको इमेज ही नहीं मिला, आपको आंसर ही नहीं मिला। तो जब आपको आंसर ही नहीं मिला सेट y में, यानी कि आपको जवाब ही नहीं मिला, तो इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कहता है वो फंक्शन नहीं, ये क्या होती है बोला? डोमेन। ये क्या होती है? रेंज। क्लियर होगी बात? अब इसी चीज को मैंने आपको एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने टेम्परेचर और प्रेशर ली है, याद रखिएगा, यहाँ जो T है वो टेम्परेचर है, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट, सॉरी माजूद के साथ, और जो प्रेशर है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने खुद से फर्ज की हुई एग्जांपल, बुक में नहीं है, आपको समझाने के लिए। सपोज करें आपके पास एक टायर है, उसमें आप हवा भरते हैं ट्यूब में, सॉरी, तो उसमें प्रेशर बन जाता है। अब मैंने ना एक अपने तौर पर मैंने एक इक्वेशन ली है, एक मसावात ली है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि या उस ट्यूब के अंदर टेम्परेचर है 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 82 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना प्रेशर है? 18। या आप एक प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लें, तो प्रेशर कुकर में
82 टेम्परेचर आपने पुट किया तो आपने देखा तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो 18 psi है, मेरे ख्याल से psi होता है। फिर आपने 84 टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ गया, फिर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर और बढ़ गया। ये क्या मुताबिकत है? ये मुताबिकत आपको क्या बता रही है कि प्रेशर रिलेशन में कोई ना कोई ताल्लुक है। जैसे मैंने कहा कि हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है ना, ऐसे ही होता है ना। ये मुताबिकत हमें क्या बताती है कि इनमें रिलेशनशिप है, फंक्शन है, और उसको ऐसे मैथमेटिकली शो किया जाता है, सॉरी ऐसे। ठीक है, मैं आपको इसका सिंबॉलिकली बना देता हूँ। चलिए मुझे बताएं प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो फंक्शन। सिंपल सी बात है, प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो फंक्शन है। फंक्शन से मुराद होता है कि रिलेशनशिप बताता है इसको। और मैंने आपको कैसे लिखना सिखाया? फंक्शन, आपने टेम्परेचर में से वैल्यू पुट की और आपको क्या मिला? आपको प्रेशर में आंसर मिल गया। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, डोमेन होती है, प्री इमेज होता है, ये हमेशा आंसर होता है, रेंज होती है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो टेम्परेचर, आप जैसे मैंने भी कहा प्रेशर कुकर के अंदर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ठीक है ना, 84, 85, 86, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फंक्शन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक यूनिक वैल्यू लेनी है, उसको x कहते हैं, फ्रॉम सेट x उसे पुट करेंगे, यूनिक आंसर आएगा, उसे y कहते हैं, फ्रॉम सेट y, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। सिंपल सी बात, ठीक। तो डोमेन और ये हमारे पास फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं डोमेन के, तो हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको बताया, एक बात मैं आपको ना बता दूं, तो ध्यान से याद रखना, मैं आपको बड़े कोड वर्ड बोलने लगा हूं यार। जो पहले सेट के एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं ना, वो डोमेन होते हैं। ध्यान से सुने मेरी बात, जो पहले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो डोमेन होते हैं। जो दूसरे सेट के कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं ना, वो रेंज होते हैं। अगर पहले सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा है ना जो जुड़ा ही नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं होता। अगर पहले सेट का कोई एक एलिमेंट है और वो कहते हैं यार ये तो जुड़ा ही नहीं है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, वो फंक्शन ही नहीं। हाँ, अगर दूसरे सेट का रेंज का, जिसे आप डिपेंडेंट भी कहते हैं, अगर उसका कोई एक एलिमेंट जुड़ा नहीं है, वो है वो इनटू फंक्शन, और इनटू फंक्शन में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर भी करेंगे। तो रिपीट करते हैं, रिपीट करें। पहले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स डोमेन, अगर कोई एलिमेंट ना जुड़ा हुआ तो फंक्शन नहीं होगा, फंडामेंटल रूल्स है। जो दूसरे सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? रेंज। और अगर दूसरे सेट का कोई एक एलिमेंट जुड़ा ना हुआ, वो फंक्शन हो सकता है। हाँ, अब इस पर आते हैं। देखिए, पहले सेट के तो एलिमेंट कनेक्टेड है, ये हमारे पास क्या है? जो फर्स्ट सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स है, ये डोमेन है। जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं रेंज। अब ये जो पूरा सेट है ना, इसे कहते हैं कोडोमेन। अगर मैं आपसे पूछूं रेंज बताएं, तो सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स रेंज है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा सेट बताएं, कोडोमेन बताएं, तो फिर y4 भी शामिल होगा, y5 भी शामिल होगा। तो इसकी रेंज बताएंगे सेकंड सेट की, y1, y2, y3। इसकी कोडोमेन क्या है? y1, y2, y3, y4 और y5। और जो एलिमेंट जुड़े नहीं है ना, वो अगर आप साथ में ला रहे हैं तो कोडोमेन हो जाती है। याद रखिएगा, जो रेंज है ना, वो कोडोमेन का सबसेट होती है, ठीक है। जैसे रेंज क्या है? फर्स्ट सेट के कनेक्टेड एलिमेंट डोमेन, सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट रेंज, ठीक है। तो रेंज है y1, y2, y3। कोडोमेन क्या है? y1, y2, y3, y4, y5। ये है रेंज, कोडोमेन। तो बात याद रखिएगा, हमारे पास जो रेंज है वो है y1, y2, y3, और जो हमारे पास कोडोमेन है वो हमारे पास है y1, y2, y3, y4, y5। अब देखिए, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर ही नहीं, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स बन जाते हैं। वो हम आपको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कहता है रेंज क्या है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर हो गया? रेंज कैन नॉट बी एक्सीड कोडोमेन। रेंज कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है कि आप कहते हैं चिन्योट पंजाब से बड़ा हो गया, पॉसिबल है? कभी भी नहीं, ठीक है ना। चिन्योट पंजाब से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो रेंज होती है ना, वो हमेशा कोडोमेन के अंदर होती है या उसके बराबर होती है, उससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। जो रेंज है या तो वो कोडोमेन के बराबर होती है या उससे छोटी होती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और शॉर्टकट ट्रिक है। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये हम लोग AIEEE और डिफरेंट जगहों पे जो हाई लेवल में है, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत फ्लोरिश करेगा।
आप एक फंक्शन कोई भी दुनिया की इक्वेशन है जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा आप लोग माशाल्लाह इस बात को समझते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला कहते हैं प्याले की शक्ल को ना, प्याले को पैराबोला कहते हैं। जैसे डिश एंटीना होता है ना, जैसे आप पतंग का चप निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैराबोला बन जाता है। तो ये एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसाल के तौर पर है। उस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन आया एक्स एक्सिस पे बनेगा ना, वो डोमेन हो, यानी कि x1 से लेकर x2 तक यहाँ जितनी भी वैल्यूज है वो सारी डोमेन के अंदर है। और उस ग्राफ का जो y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बनेगा ना, साया बनेगा, वो रेंज हो, यानी कि y1 से y2 के दरमियान सारी वैल्यूज रेंज है। तो मैं रिपीट करता हूँ, जो ग्राफ का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनेगा वो डोमेन, और जो ग्राफ का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनेगा वो रेंज। ये भी ट्रिक है जान। अच्छा अब सवाल ये है कि डोमेन में लिखनी कैसे। एक बंदा कहता है ठीक है कि खाना तो मुझे पकाना आता है, इसे प्रेजेंट कैसे करना है ये तो भी सिखाएं। तो डोमेन में तो आपने कहा कि मैंने लिख ली है, अब इसे प्रेजेंट कैसे करना है ये देखिए। इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे x1 से x2, y1 से y2, डोमेन जो होती है ना और डोमेन और रेंज ये इंटरवल में लिखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर 1 का, और ये स्टूडेंट्स को जल्दी इलैबोरेट नहीं होता। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम समझ आए, फिर भी हम आपके साथ हैं। तो इंटरवल्स को लिखने के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोज इंटरवल, जिसमें बाउंड्री नंबर शामिल हो। जैसे मैं कहूँ ये बाउंड्री, ये ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसे बड़ी ब्रैकेट से लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा ए भी शामिल है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने जगह ही इसलिए छोड़ी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करूँ 1 से 5, इसका मतलब 1 भी शामिल है 5 भी शामिल है और इसके दरमियान वाले भी शामिल है। 1.1 1.2 से लेकर 4.95 तक शामिल है साहब। इसको ऐसे लिखा जाता है कि इस सेट में, इसको पढ़ना नहीं आता कई लोगों को ना, ये भी देखिएगा, इस सेट में जितने भी नंबर है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 1.1 1.2 1.3 4.8 4.9 4.995 तक। तो इस सारे नंबर इस सेट में जितने भी नंबर हैं, सबका क्या नाम रखा मैंने, x। रिपीट करूं, इस सब नंबरों का क्या नाम रखा, x। जबकि ये सारे x हमने कहां से लिए, ये सारे नंबर कहां से लिए जाते हैं, रियल नंबर। मैंने आपको बताया ना रियल नंबर पढ़ते हैं, और ये रियल नंबर में a से लेकर कहां तक शामिल है, b तक। देखिए इक्वालिटी लगाई है मैंने, इसका मतलब a और b दोनों शामिल। तो ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद दूसरी टाइप है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि बाउंड्री नंबर शामिल नहीं है। कहता है या ना इसको टच कर, इससे थोड़ा सा आगे से शुरू करना है और इससे थोड़ा सा पहले रुक जाना है, यानी कि बाउंड्री नंबर शामिल नहीं है। यानी कि 1.01 से स्टार्ट करेंगे, 1 शामिल नहीं होगा। 1.01 से स्टार्ट करेंगे, 4.999 तक जाएंगे, 5 शामिल नहीं है। लोग समझते हैं 2 से 4 तक, वो गलत है। 1.01 से स्टार्ट होता है, 4.99 तक जाता है। बाउंड्री नंबर शामिल नहीं है, दरमियान वाले सारे शामिल है। इसमें क्या होता है, इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि बाउंड्री नंबर शामिल नहीं है, दरमियान वाले शामिल है। इसे इस तरह भी लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा है कि इस सेट में जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल वो ही दूंगा 1 से 5। जैसे अब इसका क्या मतलब है कि ना 1 इंक्लूड है ना 5 इंक्लूड है, लेकिन इनके दरमियान वाले सारे इंक्लूड है। कहां से कहां तक, 1.01 से 4.99। ठीक है, तो अब हमने इसको कहना है कि इस सेट में जितने भी नंबर हैं वो सारे x हैं, जबकि वो रियल नंबर से लिए जाते हैं, यानी कि हमारे पास रियल नंबर होते हैं और उसमें ना a देखिए ना, इसके साथ इक्वालिटी नहीं लगी हुई, सॉरी इसके साथ इक्वालिटी नहीं है, b के साथ भी इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ना a शामिल है ना b शामिल है, यानी कि 1 और 5 शामिल नहीं है, उसके दरमियान वाले शामिल। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लोज ओपन या ओपन क्लोज, वो दोनों मैंने नीचे एक ही टाइप के नीचे लिखे हैं। क्लोज ओपन का मतलब है कि a शामिल है, 1 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, यानी कि 1 से लेकर 4.99 तक। अब स्टूडेंट ने तो सर फिर आप 4.99 ले लें, 4.99 लें, 999 लें, 4.9 लें, यानी कि 5 9 लें, 6 9 लें, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, इसीलिए हम फिर 5 को ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी पता है। तो a से लेकर b तक सारे शामिल हैं, लेकिन a शामिल है b शामिल नहीं है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, मैंने कहा ना ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं। कहता है इस सेट में जितने भी नंबर हैं वो सारे x हैं, जबकि वो सारे कहां से लिए जाएंगे, सेट के अंदर नंबर वो रियल से। a शामिल है b शामिल नहीं है, a के साथ इक्वालिटी का सिंबल है, b के साथ इक्वालिटी का सिंबल नहीं है। इसकी एग्जांपल आप नीचे, सॉरी मैं इधर नीचे बना देता हूं इसकी एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल है जस्ट लाइक जैसे बेटा कि 1 इंक्लूड है 5 इंक्लूड नहीं है, ऐसे क्लियर। तो ओपन क्लोज क्या होगा, यानी कि a शामिल नहीं है b शामिल है, 1 शामिल नहीं है 5 शामिल है, यानी कि 1 के साथ इक्वालिटी नहीं है 5 के साथ इक्वालिटी।
तो इस तरह करके हम इंटरवल बनाते हैं। एक आखिरी बात, जो रियल नंबर होते हैं इसको ऐसे भी लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल होता है, क्यों? क्योंकि ये अननोन नंबर है, जो अननोन नंबर है उसको तो हम शामिल ही नहीं कर सकते। तो रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ इक्वालिटी नहीं आती क्योंकि इन्फिनिटी अननोन नंबर है। अननोन नंबर कभी भी सेट में शामिल नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ना 5 से इन्फिनिटी, तो 5 तो शामिल होगा मिसाल के तौर पर, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होगा, उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल आए। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ओपन इंटरवल है उसमें इन्फिनिटी जब भी आएगा उसके साथ ओपन इंटरवल आएगी। तो ये बातें आपको उम्मीद है समझ आई होंगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी खैर वाफियत रखे, हमें भी खैर वाफियत से रखे और आपको पढ़ने की और आगे मेहनत करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। शुक्रिया।